अर्जुन उस दिन बहुत देर तक कमरे में यूं ही बैठा रहा। ना मोबाइल देख रहा था, ना बाहर की आवाजों पर ध्यान था। सामने मेज पर रखी एक पुरानी डायरी थी, वही डायरी जिसने पिछले कुछ दिनों से उसकी नींद छीन ली थी। घर अब पहले जैसा नहीं लगता था। दीवारें वही थीं, खिड़कियां वही थीं, लेकिन हवा में कुछ अटका हुआ था। ऐसा नहीं था कि अर्जुन को डर लगता था। डर से ज्यादा उसे एक बेचैनी थी, जैसे कोई बात अधूरी रह गई हो, जैसे कोई उसे बार बार याद दिला रहा हो कि तू कुछ भूल रहा है। उसी बेचैनी के बीच अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी बात कौन थी। दादाजी की पेटी, दादाजी की पेटी। शिवनारायण मिश्रा, उसके दादाजी, सख्त चेहरे वाले, कम बोलने वाले इंसान। बचपन में अर्जुन उनसे डरता था, लेकिन अब समझ आता था कि वो डर नहीं, गंभीरता थी। दादाजी की वो पेटी हमेशा ताले में रहती थी। बचपन में अर्जुन ने एक बार छूने की कोशिश की थी, तो दादाजी ने सिर्फ इतना कहा था, हर चीज देखने लायक नहीं होती बेटा। आज अर्जुन वही पेटी ढूंढ रहा था, घर के सबसे पुराने हिस्से में, जहां अब कोई नहीं जाता। सीढ़ियों के नीचे बना स्टोर रूम। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, धूल का गुबार उठा, हवा भारी थी और अंदर अजीब सी ठंडक। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे सामान हटाने लगा। पुराने बक्से, टूटे पंखे, जंग लगी कुर्सियां। काफी देर बाद एक कोने में उसे वो दिखी, भारी लकड़ी की पेटी, धूल से पूरी तरह ढकी हुई। ढक्कन पर उभरे अक्षर अब भी पढ़े जा सकते थे, शिवनारायण मिश्रा। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पेटी खोली, अंदर की दुनिया। पेटी खुलते ही एक अजीब सी गंध निकली, पुराने कागज, नमी और वक्त की। अंदर रखी चीजें किसी और ही समय की थीं। बहुत पुराने कागज, एक फटा हुआ बैग, दादी की कहानी वाली किताबें और एक मोटी पुरानी नोटबुक। अर्जुन ने सबसे पहले दादी की किताब उठाई, वही किताब जिससे दादी उसे सोने से पहले कहानियां सुनाया करती थीं। जैसे ही उसने किताब उठाई, उसके नीचे से एक फोटो फ्रेम सरककर बाहर आ गया। अर्जुन रुक गया। फ्रेम बहुत पुराना था, धूल से ढका हुआ। उसने धीरे धीरे उसे साफ किया। तस्वीर सामने आते ही उसका दिल जैसे बैठ गया। तस्वीर में दादाजी, दादी, पापा, मम्मी और मम्मी की गोद में छोटा सा अर्जुन। सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके पीछे थोड़ा हटकर एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, बस एक साया। अर्जुन को नहीं पता क्यों, लेकिन उस चेहरे को देखते ही उसके सीने में अजीब सी जलन हुई। कहानी नहीं थी ये। उसने दादी की कहानी वाली किताब खोली। पहला पन्ना पलटा। कोई कहानी नहीं थी, ना राजा, ना रानी, ना भूत, बस तारीखें थीं। और नीचे लिखा हुआ, जो कुछ हुआ वो यहीं लिखा है। लिखावट अर्जुन तुरंत पहचान गया। ये उसके पापा की लिखावट थी। उसका गला सूख गया जैसे जैसे वो पढ़ता गया। कहानी नहीं, सच्चाई सामने आती गई। किताब में दादाजी की जवानी के किस्से थे, कैसे वे पूजा पाठ और आस्था में बहुत विश्वास रखते थे, और कैसे एक दिन उनके जीवन में एक आदमी आया, भोलानाथ, घर का नया नौकर। शुरू में साधारण, चुपचाप रहने वाला, लेकिन धीरे धीरे उसने दादाजी का भरोसा जीत लिया। उसने तंत्र मंत्र की बातें की, रक्षा की, परिवार की सुरक्षा की, और यहीं से सब बदल गया।
पिता की चेतावनी। किताब में एक जगह लिखा था, मैंने पापा को समझाया, भोलानाथ पर भरोसा मत करो, लेकिन पापा नहीं माने। राघव मिश्रा, अर्जुन के पिता, प्रैक्टिकल इंसान जो हर चीज का कारण ढूंढते थे। उन्होंने भोलानाथ को कई बार टोका, पूछा, पर दादाजी ने हर बार कहा, तू नहीं समझेगा राघव। इसके बाद किताब के कई पन्ने फटे हुए थे। फिर अगला हिस्सा, अर्जुन, अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद हम जिंदा नहीं हैं। एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और उसे रोकने वाला तू ही होगा। अर्जुन ने किताब बंद कर दी। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। दादाजी का आखिरी सच। पेटी में एक लिफाफा था, पीला पड़ चुका, अंदर एक छोटा सा नोट। दादाजी का, मेरी सबसे बड़ी गलती भोलानाथ पर भरोसा करना थी। मैंने अपने बेटे की बात नहीं मानी और अपने खून को एक श्राप से बांध दिया। यही पहली बार उस शब्द का जिक्र था, श्राप, ब्लड बाउंड कर्स। एक ऐसा श्राप जो जगह से नहीं, खून से जुड़ा होता है। और उसे बांधने वाली चीज थी वो डायरी। दोस्तों का आना। शाम तक अर्जुन अकेला नहीं रह पाया। उसने अपने दोस्तों को बुला लिया। आयुष, ऋतिक, साहिल और विनिता, सबने पेटी, किताबें और डायरी देखी। कोई मजाक नहीं कर रहा था। सब समझ रहे थे कि ये कोई खेल नहीं है। विनिता ने धीरे से कहा, हमें किसी ऐसे इंसान से बात करनी चाहिए जो ये सब समझता हो। अर्जुन को तुरंत एक नाम याद आया, डॉक्टर आनंद जोशी, उसके पापा के दोस्त। सफर की शुरुआत। अगली सुबह चारों दोस्त कार में बैठे। शहर पीछे छूट रहा था। सड़क लंबी थी। कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था। अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके हाथ में वो डायरी थी। हर पन्ना भारी लग रहा था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या मिलने वाला है। बस इतना पता था, जो कुछ भी है, अब उससे भागना मुमकिन नहीं। कार शहर की आखिरी बत्तियां पार कर चुकी थी। अब सड़क के दोनों तरफ सिर्फ खेत थे, खुले, खामोश और अंधेरे। हेडलाइट की रोशनी जितना दिखाती, उससे ज्यादा छुपा लेती थी। आयुष गाड़ी चला रहा था। ऋतिक सामने की सीट पर चुप बैठा था। पीछे साहिल और विनिता, और बीच में अर्जुन, गोद में वही डायरी। किसी ने रेडियो नहीं चलाया, किसी ने मजाक नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई अपने अपने डर से बात कर रहा हो। डॉक्टर आनंद जोशी का घर। कई घंटों बाद वे एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। पुरानी कॉलोनी, टूटी सड़कें और एक कोने में पीले रंग का थोड़ा झुका हुआ मकान। डॉक्टर आनंद जोशी। अर्जुन कार से उतरा। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसके कदम धीमे हो गए। उसने घंटी बजाई। कुछ सेकंड, फिर अंदर से पैरों की आवाज। दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद बाल, थकी आंखें। जी, अर्जुन ने गला साफ किया। मैं अर्जुन मिश्रा, राघव मिश्रा का बेटा। डॉक्टर आनंद की आंखें फैल गईं। वो कुछ पल तक बस अर्जुन को देखते रहे। फिर उनका चेहरा टूट गया। वो पीछे हटे, दरवाजे का सहारा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम इतने बड़े हो गए। ये रोना अचानक नहीं था। ये वो रोना था जो सालों से रुका हुआ था। वो सब क्यों जानते थे? अंदर बैठकर
पानी के गिलास हाथ में लिए डॉक्टर आनंद ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तुम्हारे पिता राघव, वो सिर्फ मेरे दोस्त नहीं थे, हम साथ काम करते थे। उन्होंने बताया, वे लोक आस्थाओं, पुराने तांत्रिक ग्रंथों और पारिवारिक श्रापों पर रिसर्च कर रहे थे। मिश्रा वंश का नाम एक बार मेरे सामने आया था, पर मुझे नहीं पता था कि वही वंश मेरा दोस्त होगा। फिर उन्होंने भोलानाथ का सच बताया। नौकर नहीं, साधक। भोलानाथ किसी साधारण परिवार से नहीं था। वो एक पुराने असफल तांत्रिक वंश का आखिरी व्यक्ति था। उसके वंश का मानना था, कुछ शक्तियां सिर्फ विशेष खून से ही पूरी होती हैं। मिश्रा वंश, शिवनारायण जी ने उसे घर में जगह दी। उसने रक्षा का वादा किया, पर असल में वो श्राप बांध रहा था। राघव ने इसका विरोध किया। उन्होंने सब कुछ लिखा, हर मंत्र, हर चिन्ह, हर डर, सब इस डायरी में। डायरी ही ब्लड बाउंड डायरी बन गई। मौत नहीं, अधूरापन। डॉक्टर आनंद की आवाज भारी हो गई। अंतिम रिचुअल के दिन मैं वहां नहीं था, लेकिन जो हुआ वो मैंने बाद में समझा। भोलानाथ ने रिचुअल बिगाड़ दिया। राघव और उनकी पत्नी शरीर से मर गए, लेकिन आत्माएं डायरी से बंध गईं। इसलिए तुम्हें उनकी मौजूदगी महसूस होती थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। 2 चाबियां, 2 रास्ते। डॉक्टर आनंद ने नक्शा देखा, चाबी देखी। ये आधा काम है। उन्होंने कहा, पहली जगह पुरानी अनाज मंडी, जहां एक टूटा मंदिर है। वहां पहली चाबी खुलेगी और तुम्हें तुम्हारे पिता की छोड़ी हुई रक्षा मिलेगी। दूसरी जगह श्मशान के नीचे पुराना जलकुंड, वहां आत्माएं हैं और वहीं अंत भी है। पहली जगह शाम ढल रही थी जब वे मंडी पहुंचे। लोहे के गेट जंग खाए हुए, हवा में सड़ी अनाज की गंध। विनीता ने फुसफुसाया, यहां कोई आता नहीं होगा। मंडी के पीछे एक टूटा हुआ मंदिर था। अर्जुन ने चाबी लगाई, दरवाजा खुला। अंदर पत्थर के नीचे एक ताबीज, राघव मिश्रा का। अर्जुन ने उसे जेब में रखा। जैसे ही उसने डायरी छूनी चाही, डायरी पीछे हट गई। ताबीज ने उसे बचा लिया था। रात और सपना। रात हो चुकी थी। आगे जाना ठीक नहीं लगा। उन्होंने एक छोटे लॉज में रुकने का फैसला किया। सब सो गए। अर्जुन नहीं सो पाया। उसे सपना आया, मरे हुए लोग खामोश। इस बार वे अर्जुन को नहीं, भोलानाथ को देख रहे थे। वो हंस रहा था। तेरा इंतजार है अर्जुन। अर्जुन चीख कर उठा। दूसरी जगह सुबह वे श्मशान पहुंचे। जमीन के नीचे पत्थर का जलकुंड। दूसरी चाबी से ताला खुला। पानी में 2 परछाइयां, राघव और उनकी पत्नी। अर्जुन रोया नहीं। उसने बस कहा, अब आराम करो। पानी शांत हो गया। नौकर का अंत। भोलानाथ सामने आया। वो अब इंसान नहीं था। वो चाहता था कि अर्जुन अगला गार्डियन बने, पर अर्जुन ने बदला नहीं चुना। उसने आत्माओं को मुक्त किया, डायरी को सील किया। आखिरी सच्चाई, कुछ चीजें खत्म नहीं होती, उन्हें संभालना पड़ता है। डायरी अब अर्जुन के पास थी, ताबीज भी, और वो समझ गया। अब वो था ब्लड बाउंड डायरी का लास्ट गार्डियन।
दूर कहीं कोई सांस ले रहा था। जरूर भाई, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ब्लड बाउंड डायरी एंड द लास्ट गार्डियन की यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छुपी होती है। अगर अर्जुन आखिरी गार्डियन बना है तो सवाल ये है, क्या कोई और इस डायरी तक पहुंचेगा? इस रहस्य और आगे की कहानियों के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपनों तक जरूर पहुंचाइए। आपका समर्थन ही ऐसी कहानियों को जिंदा रखता है। जल्द मिलेंगे एक और सच्ची सी लगने वाली डरावनी कहानी के साथ।